के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार के बाहुबली नेताओं में शुमार पूर्व विधायक सुनील पांडे बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बेटे विशाल प्रशांत के साथ सुनील पांडे बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दोनों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। पटना बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सुनील पांडे और उनके बेटे विशाल प्रशांत को सदस्यता दिलाई गई। बता दें कि लंबे समय तक जेल में रहे बाहुबली नेता सुनील पांडे भोजपुर के तरारी विधानसभा से कई बार विधायक रह चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि तरारी विधानसभा सीट से इस बार सुनील सिंह के बेटे विशाल प्रशांत को टिकट देने पर बीजेपी से सहमति बन गई है। तरारी से चुनाव लड़ सकते हैं उनके बेटे सुनील पांडे। फिलहाल एलजेपी पारस गुट के नेता थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद एलजेपी पारस गुट को बड़ा झटका लगा है। प्रशांत जी का और श्री सुनील पांडे जी का पार्टी में स्वागत करते हैं। नया जनरेशन भारतीय जनता पार्टी युवाओं को, नए लोगों को पार्टी में आगे बढ़ाना चाहती है और इसलिए मैंने सुनील भाई से कहा कि आप नए जनरेशन विशाल प्रशांत जी को भारतीय जनता पार्टी में सुपुर्द करें, उनको पार्टी ज्वाइन कराएं। और उन्होंने अपनी सहमति दी कि विशाल प्रशांत भी भारतीय जनता पार्टी के अब सम्मानित कार्यकर्ता और नेता होंगे। 2000 से लेकर 2015 तक हम लगातार विधानसभा के सदस्य रहे हैं। पीरो और तरारी क्षेत्र से पहले हम एनडीए के ही कार्यकर्ता रहे हैं 2000 से, लेकिन आज हम अपनी पार्टी बीजेपी में विधिवत सम्मिलित हुए हैं और पार्टी का जो भी अगला निर्देश होगा, जो भी निर्णय होगा, हम सभी कार्यकर्ताओं को मान्य होगा। और मैं समझता हूं कि पार्टी होगी और पार्टी को मजबूत करना है और पुनः इस बार सरकार बनाना है। इसी संकल्प के साथ जय श्री राम। बीजेपी में शामिल होने के बाद पूर्व विधायक सुनील पांडे ने बड़ा दावा भी कर दिया और कहा कि अगले साल होने वाले विधानसभा के चुनाव में एक बार फिर से एनडीए की ही सरकार बनेगी। इस साल तरारी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बेटे विशाल प्रशांत को बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़वाने को लेकर सुनील पांडे ने कहा कि ये पार्टी और तरारी की जनता तय करेगी। पार्टी को मजबूत करेंगे और 2025 में पुनः हम लोग जो है भारी बहुमत के साथ इस बार सरकार बनाएंगे। यही लक्ष्य लेकर हमारे समर्थक यहाँ से 24 में भी कुछ लक्ष्य रहेगा आपका, क्योंकि उपचुनाव होने वाले हैं तरारी में और आप 4 बार वहाँ से पीरो और तरारी से विधायक। अब समझदार आप लोग हैं, जनता भी समझदार है। समर्थक की भावना को देखते हुए पार्टी जो अच्छा निर्णय करेगी हम पार्टी के साथ। आपके लड़के ने पार्टी को ज्वाइन किया है, क्या राजनीति उनके माध्यम से भी आगे या अब आगे का भविष्य आगे देखा 24 में क्या ऐसी आगे का भविष्य आगे देखा जाएगा, जैसा होगा बता दिया जाएगा। जनता का समर्थन ये पार्टी निर्णय करेगी और हमारे समर्थक। बिहार में अपराध को लेकर सियासी हलचल काफी तेज है। बिहार में हो रहे अपराध को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। सीएम नीतीश कुमार के राज्य में रिकॉर्ड तोड़ अपराध का आरोप लगाते हुए राज्य में 3 से 4 दिन में हुए 87 आपराधिक घटनाओं की सूची भी जारी की है। जो आपके टीवी स्क्रीन पर ये लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, ये तेजस्वी यादव द्वारा जारी सूची है, जिसमें बीते 3 से 4 दिन के अंदर राज्य में जो अपराध हुए हैं उसका जिक्र किया गया है। तेजस्वी यादव के आंकड़े के मुताबिक राज्य में 3 से 4 दिन में हुए 87 आपराधिक घटनाओं की सूची जारी की गई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से एक बार फिर एनडीए के शासनकाल में हुई आपराधिक घटनाओं की सूची जारी की गई। सोशल मीडिया पर जारी इस सूची को लेकर बिहार में राजनीति तेज हो गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी यादव को अपने पिता के कार्यकाल में हुई आपराधिक घटनाओं की सूची भी जारी करनी चाहिए।
यादव ने सर एक बड़ा आरोप सर तेजस्वी ने 87 आपराधिक घटनाओं का जिक्र किया सर। उसको बोलिए, एक मिनट रुकते सर, उस नेता उनको बोलिए कि पहले माननीय लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल का गिनती पहले बताएं, क्योंकि कोई भी गिनती जब बताया जाता है तो पहले का भी गिनती साथ रखा जाता है। जिस वक्त वो पहले का गिनती साथ में बताएंगे तो मैं जवाब दूंगा। तेजस्वी यादव के फेसबुक पोस्ट पर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बंगाल की घटना और ममता बनर्जी के खिलाफ भी बयान जारी करने की चुनौती दी। अरविंद सिंह ने दावा किया कि एनडीए सरकार में अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाती रही है। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी, आपके बेशर्मी से शर्म भी शर्मा जाए। थोड़ा बंगाल के घटना पर एक बयान जारी करते आप तो लगता कि कुछ आप में बचा हुआ है, और हमारी सरकार में अपराधी अपराध करते हैं जो आपके संरक्षक में, तो उनको जेल में डालते हैं हम लोग। अपराध पर नियंत्रण करने के लिए सरकार तत्पर है, और सब जो भी अपराधी हैं वो बचेंगे नहीं, सब जेल के अंदर नपेंगे। और अपराधी को हम बचाते नहीं हैं और किसी को हम फंसाते नहीं हैं, लेकिन आपका मंशा साफ है कि आप जो है भ्रष्टाचारियों के संरक्षक हैं, इसलिए ममता बनर्जी पर एक बयान आप नहीं दे रहे हैं। परीक्षा का आज तीसरा चरण है। सिपाही बहाली परीक्षा के लिए गोपालगंज में 9 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 6500 अभ्यर्थी शामिल होंगे। पेपर लीक ना हो इसके बाद लिए सुरक्षा के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्र में 3 लेयर में सुरक्षा है और फोटो मिलान करने के साथ ही बायोमेट्रिक और मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद ही परीक्षार्थी को एंट्री दी जा रही है। दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच लिखित परीक्षा होगी और 10:30 बजे तक अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर एंट्री मिलेगी। गोपालगंज के वीएम इंटर कॉलेज के परीक्षा केंद्र का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का आज तीसरे फेज की परीक्षा होनी है और गोपालगंज में आज कुल 9 केंद्रों पर ये परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच ली जा रही है। गोपालगंज का ये वीएम इंटर कॉलेज का परीक्षा केंद्र है और इस केंद्र पर मोतिहारी के तमाम अभ्यर्थी इस वक्त परीक्षा देने के लिए पहुंचे हुए हैं और थोड़ी देर में अभ्यर्थियों की प्रवेश भी क्लोज हो जाएगी। 10:30 तक अभ्यर्थियों को परीक्षा सेंटर पर प्रवेश कर लेना है और दोपहर के 12 बजे से दोपहर के 2 बजे तक ये परीक्षा चलेगी। तो इस समय परीक्षा को लेकर जो तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर वो इस वक्त पूरी कर ली गई है और आज तीसरे चरण की परीक्षा होनी है। ये परीक्षा 28 अगस्त तक चलेगी। अगर बात करें यहाँ कुल परीक्षार्थियों की तो 6500 अभ्यर्थी हैं वो आज इस परीक्षा में शामिल हो गए। इनमें तमाम जो पुलिस अभ्यर्थी हैं वो इस वक्त परीक्षा केंद्र पर पहुँच गए हैं और प्रवेश अंदर कर रहे हैं। तो परीक्षार्थियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आज तीसरे फेज की परीक्षा आप लोग की है जी। कहाँ से पहुँचे आज? हम लोग मोतिहारी से हैं। कितनी तैयारियाँ हैं? तैयारी ठीक है, अच्छा खासा है। पिछले 2 बार भी परीक्षा शांतिपूर्ण निकली, इस बार शांतिपूर्ण निकले, क्या फील करेंगे? हाँ, बहुत अच्छा हम लोग को लग रहा है कि शांतिपूर्ण एग्जाम हो रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे सरकार को। क्या नाम है आपका? साहिल कुमार। कितनी तैयारियाँ हैं परीक्षा को लेकर? सर तैयारी ठीक ठाक है। पिछला बार जो कैंसिल हुआ था उसको लेकर हम लोग अच्छे से तैयारी करके आए हैं लोग। और हम लोग सर मोतिहारी पूर्वी चंपारण जिले से आए हैं लोग एग्जाम में। कितने बजे से एग्जाम होगी? एग्जाम सर 12 बजे से 2 बजे तक होगी। रिपोर्टिंग टाइम 9:30 जी। रिपोर्टिंग टाइम 9:30 बजे का है सर जी। हम लोग सुबह 5 बजे ही चले हैं घर से। रोहित कुमार नाम है सर। परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए आप लोग, तो कितनी दिक्कतों का सामना करते हुए आप लोग पहुंचे? आदमी एक है कि आदमी डिजिटल युग हो गया है, तो आदमी लोकेशन के माध्यम से आदमी का सर्च वगैरह करके आदमी आ गया है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आदमी अच्छा से पहुंच गया है। कदाचार मुक्त परीक्षा होगी? हाँ, अब की बार उम्मीद है, क्योंकि सरकार अपने एकदम कठोरपूर्ण कार्रवाई को लेकर एकदम निरंतर एकदम है। अब की बार लेकर अधिकारी भी बहुत अच्छी है, सबको उम्मीद है। तो अभ्यर्थियों को भी उम्मीद है कि ये परीक्षा कदाचार मुक्त होगी। हालांकि गोपालगंज के डीएम मोहम्मद मकसूद आलम और एसपी स्वर्ण प्रभात भी लगातार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर जायजा ले रहे हैं। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। तो बिहार में आज सिपाही भर्ती परीक्षा का तीसरा चरण आयोजित हो रहा है। राजधानी पटना में भी कई परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे हैं। अब तक 2 चरणों में एग्जाम होने से अभ्यर्थियों का भी उत्साह बढ़ा हुआ दिख रहा है। पटना के बताया जा रहा है एएन कॉलेज परीक्षा केंद्र पर कई जिलों का परीक्षा केंद्र बनाया गया है। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने।
सिपाही भर्ती परीक्षा का तीसरा चरण आज है और यह हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजधानी पटना में एन कॉलेज सेंटर की, जहां पर भारी संख्या में सिपाही अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए जुटे हुए हैं। कुल मिलाकर बिहार में आज 545 केंद्र पर 3 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। भारी संख्या में महिला अभ्यर्थी भी यहां पर पहुंची हुई हैं एग्जाम देने के लिए और अब अभ्यर्थी धीरे धीरे परीक्षा सेंटर के अंदर जाते हुए गेट खोला गया है और अभ्यर्थी अब अंदर प्रवेश करने लगे। कहाँ इस बार कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ का सेंटर है? सारण से आए हैं। सारण से आए हैं आप लोग। सारे लोगों का सेंटर यहाँ पर है। अब तक 2 चरणों में परीक्षा हो चुकी है, लगता है शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत शांतिपूर्ण से हो रही है और सफलतापूर्वक एग्जाम चल रहा है। जी। तैयारी कैसी है आपकी? तैयारी वही चल रही है, चल रही है। ये पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, इसके पहले भी दिए हैं? पहली बार दे रहे हैं। पहली बार दे रहे हैं। पूरी तैयारी है रिटर्न एग्जाम? देखिए क्या हो रहा है। बेस्ट ऑफ लक। चलिए, क्या नाम है आपका? मोहित कुमार यादव। तो बिल्कुल सारण से काफी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं और इन्होंने जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने बताया कि पूरी तैयारी है और महिला अभ्यर्थी भी एक एक कर अंदर जाने लगे हैं। आप कहाँ से? जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट। जहानाबाद। तो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, इसके पहले भी दिए? पहली बार दे रहे हैं। तैयारी कैसी है? तैयारी सही है। मेहनत की है आपने? जी। कितना देर पढ़े हैं? पढ़े हैं 10 घंटा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। क्या नाम आपका? रवि रंजन है और लगातार अभ्यर्थी जो है अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर, चूंकि जो 2 चरण हुए हैं इस बार फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं सिपाही चयन पर्षद की तरफ से और फेयर एग्जाम की कोशिश की गई है और यही बिल्कुल दिख रही है। गर्ल्स कैंडिडेट में आप कहाँ से आई हैं? गया जिला से। गया से आई हैं। तो पहली बार फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम दे रही हैं आप? नहीं, इससे पहले जो कैंसिल हुआ। अच्छा, कैंसिल हुआ। तो तैयारी कैसी है? पहले से ही तैयारी है, उस समय भी कैंसिल हो गई थी, वही कंटिन्यू है। एग्जाम 2 फेज में हो गया, कैसा चल रहा है एग्जाम? एग्जाम अच्छा ही चल रहा है। फेयर चल रहा है जी। सिवान में आज तीसरे चरण की सिपाही भर्ती परीक्षा होनी है और इससे लेकर जिला प्रशासन ने ट्रैफिक रूट को डाइवर्ट कर दिया है। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक के लिए छोटी और बड़ी गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। वहीं चौक चौराहे पर भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। जिले में परीक्षा के लिए कुल 24 सेंटर बनाए गए हैं, जहां कुल 12,484 अभ्यर्थी सिपाही भर्ती परीक्षा देंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मृत्युंजय सिंह। आज बिहार में 3rd फेज की सिपाही भर्ती परीक्षा चल रही है। सिवान में भी कुल 24 सेंटर बनाए गए हैं, जिसे भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने रूट को डाइवर्ट कर दिया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं सिवान रेलवे स्टेशन की है, जहां से यानी जो भी शहर में भारी वाहन है उस वाहन को प्रवेश वर्जित कर दिया गया है ताकि सिवान शहर में भीड़ की समस्या न हो। आप देख सकते हैं यानी रूट को डाइवर्ट करते हुए दरोगा कॉलेज से डाइवर्ट करके रेनुआ ओवरब्रिज होते हुए स्टेशन रोड की तरफ से सारी गाड़ियां पटना की तरफ जाएगी। वहीं गोपालगंज मोड़ से कोई भी गाड़ी शहर में प्रवेश नहीं करेगी, वो सारी गाड़ियां मुफस्सिल थाना बाईपास होते हुए पटना की तरफ जाएगी। यानी सिवान शहर में भीड़ की समस्या न हो, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने आज रूट को डाइवर्ट कर दिया है। वहीं बड़ी वाहन शहर में प्रवेश नहीं करे, जिसको लेकर रोक लगा दी गई है। आज 12,484 जो अभ्यर्थी है वो आज परीक्षा देंगे। ऐसे में शहर में भीड़ होगी। भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने रूट को डाइवर्ट कर दिया है। वहीं चौक चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था कर दी गई है। पुलिस बल तैनात है ताकि शहर के लोगों को जाम की समस्या न मिले और लोग आसानी से अपनी आवागमन कर सके। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। पटना के बिहटा में नया एयरपोर्ट के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए 1,413 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी है, जिससे बिहार को एक नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्ग मिलेगा। इस एयरपोर्ट के निर्माण से पटना के ज्यादा मौजूदा हवाई अड्डे पर यातायात का दबाव कम हो जाएगा और राज्य के आर्थिक विकास में भी तेजी आएगी। एयरपोर्ट निर्माण कार्य के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने पटना के बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण को अपनी मंजूरी दे दी है और अगले नवंबर महीने से बिहटा एयरपोर्ट पर निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। सेंट्रल कैबिनेट ने 1413 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। निर्माण कार्य होने में अभी 3 महीने लगेंगे। यहां स्थित जो बिहटा में एयरफोर्स बेस के समीप सिविल एनक्लेव है
वहीं पर यह निर्माण कार्य शुरू होगा। 8 एकड़ अतिरिक्त जमीन की मांग एयरपोर्ट अथॉरिटी ने की थी, जिसके अधिग्रहण की प्रक्रिया जो है अभी पूरी होने में समय लगेगा। बिहार सरकार ने चिन्हित जमीन के अधिग्रहण से पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन के लिए एएन सिन्हा जो इंस्टीट्यूट है उसके सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनाने के लिए कहा है उसको, और सरकार को इसकी मंजूरी दे दी गई है सरकार की तरफ से। इस रिपोर्ट के अनुसार मुआवजे के दर निर्धारण की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है, जिसके बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और जमीन अधिग्रहण का काम भी उसके बाद शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल बिहटा एयरपोर्ट निर्माण के लिए मिली 108 एकड़ जमीन पर 7 करोड़ की लागत से 4 किलोमीटर लंबी चारदीवारी का निर्माण भवन निर्माण विभाग की सहायक एजेंसी द्वारा पहले ही किया जा चुका है। यह चारदीवारी 8 फुट लंबी और 10 इंच मोटी है। तो कुल मिलाकर अब इंतजार की घड़ी जो है वो खत्म होती दिख रही है। नवंबर महीने में, नवंबर लास्ट आते आते जो बिहटा एयरपोर्ट है वहां निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। उसके बाद निश्चित तौर पर जो इंटरनेशनल उड़ान है उसकी भी जरूरत जो है बड़े पैमाने पर पूरी हो जाएगी और फिर जो बिहार वासियों की एक लंबी प्रतीक्षा थी वो भी खत्म होती दिखेगी। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। कोलकाता रेप मर्डर केस मामले को लेकर देश भर में आक्रोश है। शेखपुरा जिला इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉक्टर के पुरुषोत्तम ने बंगाल सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी में हो रही देरी को पश्चिम बंगाल सरकार की लापरवाही माना। वहीं आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके फांसी पर चढ़ाने की मांग की। इसके साथ ही देश के सभी डॉक्टरों की सुरक्षा व्यवस्था के साथ महिला डॉक्टर को सेल्फ सेफ्टी के लिए तैयार होने की भी सलाह दी। आपको बता दें कि कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के मामले के बाद से लगातार डॉक्टर्स में उबाल है और कई जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर भी हैं। हालांकि ये भी अब बताया जा रहा है कि जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर सजा दी जाए। मुख्यमंत्री के मुंह से इस तरह की बात शोभा नहीं देती है। अगर मैं कहता हूं कि मुख्यमंत्री की बेटी खुद की होती तो वो क्या करती इस स्थिति में? वो भी मुख्यमंत्री महिला होती है, वो भी मुख्यमंत्री महिला है, उनकी बेटी होती खुद से। और खुद क्यों नहीं समझते हैं लोग? सिर्फ डॉक्टर से ही अपेक्षा क्यों करते हैं कि वो बिल्कुल निरीह तरह के प्राणी बन के रहें? इसमें मांग हमारी बिल्कुल स्पष्ट है। जो रेपिस्ट है उसकी जांच पड़ताल कर करके उनको पकड़ा जाए, पकड़ करके उनको इसमें बिल्कुल प्राइमा फेसी उनका प्रथम दृष्टया आरोप सिद्ध है, उनको फांसी की सजा देनी चाहिए। खबर दानापुर से है, जहां मनेर थाना क्षेत्र में रतन टोला और 76 गांव के बीच जमकर गोलीबारी और रोड़ेबाजी हुई है। जानकारी मिलने पर मनेर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के सामने भी गोलीबारी और रोड़ेबाजी की घटना होती रही। इसमें 2 जवान घायल हो गए हैं। लोगों ने बताया कि पहले 76 गांव की ओर से गोलीबारी शुरू की गई थी, जिसके बाद रतन टोला के लोग उग्र हो गए और पूरा इलाका रण क्षेत्र में बन गया। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद दोनों गाँव के लोगों को शांत कराया, साथ ही मामला दर्ज कर आगे की जाँच में जुट गई है। मारपीट को लेकर 100 अज्ञात पर मामला दर्ज किया गया है। रोड़ेबाजी और गोलीबारी की घटना किस वजह से हुई है अभी तक इसका पता नहीं चल सका है। ठीक है, वीडियो बना मुंगेर के संग्रामपुर में रामधनी भगत डिग्री कॉलेज में बीए पार्ट 1 के सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा हो रही है। इस सेंटर पर तारापुर, खड़गपुर के साथ ही दूसरे इलाके के स्टूडेंट परीक्षा दे रहे हैं। नगर पंचायत की लचर व्यवस्था से परीक्षा दे रहे करीब 1300 से अधिक विद्यार्थी बदबू के बीच परीक्षा देने को मजबूर हैं। दरअसल बेलहरनी नदी के किनारे कॉलेज है और यहीं पर कचरा डंप किया जाता है। कचरे को नहीं हटाए जाने से नाराज छात्रों के साथ ही स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों के विरोध के बाद नगर पंचायत प्रशासन ने कचरे पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया, साथ ही नाराज छात्रों को किसी तरह शांत कराया। और आइए आगे देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय